हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आपके अपने चैनल सक्सेस पाथ में। आज हम स्टार्ट करेंगे 75 क्वेश्चन नंबर से आगे का। ठीक है। इससे प्रीवियस वीडियो में हम 75 नंबर क्वेश्चन तक कंप्लीट कर चुके थे। ठीक है, तो आज हम कंप्लीट करेंगे उसके आगे का। चलिए। यस, हम लोग क्वेश्चन नंबर 75 पर थे। ओके, और क्वेश्चन नंबर 75 आपसे क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 75 कहता है कि एज पर IS 456-2000 एक्चुअल मेजर वैल्यू मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी EC may be from EC equal to 5000 under root FCK with usual notation। ठीक है, तो ये कितना होता है? जैसे कि डिस्क्रिप्शन में आपको दिया है, IS 456-2000 के अनुसार वास्तव में मापे गए प्रत्यास्थता गुणांक यानी EC का मान 5000 अंडर रूट FCK से ज्ञात मान में प्लस माइनस 20% हो सकता है। कितना हो सकता है? प्लस माइनस 20% तक वेरी कर सकता है। ठीक है, तो आप उसको याद रख लीजिए। कलर चेंज कर लेते हैं, रेड ले लेते हैं। ठीक है, तो कितना? प्लस माइनस 20%। ठीक है, ये UKPSC AE में आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट है हमारा, अकॉर्डिंग टू IS 456 नॉमिनल मिक्स कंक्रीट कैन बी यूज्ड अप टू विद विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रेड। मतलब IS 456 के अनुसार नॉमिनल मिक्स कंक्रीट जो बनाते हैं उसमें हम कौन से ग्रेड का कंक्रीट यूज करते हैं? तो हम M20 यूज करते हैं। ठीक है, M20 हो गया, 20 इज द राइट आंसर। डिजाइन मिक्स कंक्रीट में, ये तो नॉमिनल मिक्स में था, लेकिन डिजाइन मिक्स में देखिए यहाँ लिखा हुआ है, डिजाइन मिक्स कंक्रीट में M25 से M55 तक के लिए प्रयोग करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 77, द मिनिमम यील्ड स्ट्रेस फॉर FE 415। यील्ड स्ट्रेस पूछा है, FE 415 के लिए 415 ही होगा। अगर FE हम 250 यूज करेंगे तो उसके लिए भी यील्ड स्ट्रेस 250 होता है। अगर FE 500 यूज कर रहे हैं तो उसके लिए भी यील्ड स्ट्रेस 500 होती है। ठीक है, तो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्वेश्चन नंबर 80 आपको है, मॉड्यूलर रेशियो इज डिनोटेड बाय। मॉड्यूलर रेशियो को हम किससे डिनोट करते हैं? एम से डिनोट करते हैं, और एम इक्वल टू क्या होता है? 280 डिवाइड बाई 3 सिग्मा CBC। ओके, ये देखिए ए इज द राइट आंसर। इसी तरह ये भी पूछा गया है, तो मॉड्यूलर रेशियो एम ऑफ द कंक्रीट whose permissible compressive stress is C, जिसकी permissible compressive stress जो C है, जिसे हम सिग्मा CBC से डिनोट करते हैं, यहाँ C से डिनोट किया गया है, मे बी ऑब्टेन फ्रॉम द इक्वेशन। अब इसमें से बताइए कौन सा? यही सही है ना, m इक्वल टू 280 डिवाइड बाई 3 सिग्मा CBC। ठीक है, और एक जो होता है m का फॉर्मूला, एक ये भी होता है जिसे हम ES अपॉन EC भी बोलते हैं। ठीक है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी स्टील डिवाइड बाई मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कंक्रीट। ठीक है, इसे जो इसको यूनिट क्या होती है इसकी? न्यूटन पर mm स्क्वायर। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पहले इसको बिगाड़ लेते हैं ना, वरना ये दिक्कत करेगा नेक्स्ट पेज पे अपने। चलिए, देखिए आप लोगों को अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, कोई भी चीज़ समझ में नहीं आ रही हो, तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, जिससे कि आप कमेंट करेंगे तो मुझे पता चलेगा, है ना। और कमेंट करने के बाद आप लोग क्या करेंगे? वीडियो पूरी जरूर देखिएगा। वीडियो में लास्ट तक काफ़ी सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, और ये अगर आप तैयारी कर रहे हैं किसी भी एग्ज़ाम की, चाहे आप डिप्लोमा में एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, क्योंकि उसमें भी MCQ हो सकता है, आपका MCQ पेपर हो। वैसे हो थ्योरी पेपर होगा मैक्सिमम, लेकिन हो सकता है मे बी। ओके, तो उसके अकॉर्डिंग आपको पढ़ना चाहिए। क्रीप ऑफ ए मटेरियल इज, एक मटेरियल की क्रीप जो होती है वो क्या होती है? दिस इज द टाइम डिपेंडेंट फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन आपको दिया है, डिसअपियरेंस ऑफ डिफॉर्मिंग एंड रिमूवल ऑफ लोड। नहीं, रिमूवल लोड नहीं है, लोड कंटिन्यू रहता है इस पे। टू बिकम ब्रिटल नहीं, नॉट बीइंग डक्टाइल नहीं, कंटिन्यू डिफॉर्मेशन विद टाइम अंडर सस्टेन्ड लोडिंग। कंटिन्यू डिफॉर्मेशन होता है। अब क्रीप होता है क्या, थोड़ी चीज समझ लेते हैं। जैसे आप आपके घर में देखा होगा हैंगर होते हैं, जैसे ये दीवार है आपकी, इसमें आपका ये हैंगर लगा है। ठीक है, तो हैंगर लगा, हम इस पे क्या करते हैं? कपड़े टांग देते हैं। कपड़े टांग दिए, कुछ भी मतलब बैग वैग टांग दिया। अगर यही आपको सालों साल टंगा रहेगा ना, तो जो आपकी जो हुक होगी, ये हुक
तो बेंड कर जाएगी। जब ये बेंड कर जाएगी तो इसे ही कहते हैं हम क्रीप। क्रीप का जैसे कंटिन्यूड डिफॉर्मेशन, मतलब वेट के कारण इसमें जो डिफॉर्मेशन आया है वो क्रीप के कारण आया है, ठीक है, क्योंकि क्रीप इज अ टाइम डिपेंडेंट फिनोमेना होता है। तो कंटिन्यूड डिफॉर्मेशन विद टाइम अंडर सस्टेन लोडिंग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 79 क्या कह रहा है आपसे, द वर्किंग स्ट्रेस इन न्यूटन पर एम एम स्क्वायर फॉर स्ट्रक्चरल स्टील इन टेंशन इज द ऑर्डर ऑफ। वर्किंग स्ट्रेस मेथड में वो पूछा है, देखिए वर्किंग स्ट्रेस मेथड में क्या होता है, जो भी यील्ड स्ट्रेस होती है उसको हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं फैक्टर ऑफ सेफ्टी से। तो जो उसकी मिनिमम वैल्यू आती है, इसमें कुछ दिया तो है नहीं, तो मिनिमम वैल्यू के लिए हम क्या लेते हैं, 150 ले लेते हैं। क्या लेते हैं, 150। क्या हो गया, मिस्टेक कर रहा है भाई, एक सेकेंड। चलिए, क्या बेस, चलिए क्वेश्चन नंबर 81 पे चलते हैं। 81 क्या कह रहा है आपका, कि द एस्टिमेटेड फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ MPa ऑफ ए कंक्रीट हैविंग ए मटेरियल, एक कंक्रीट जिसकी मापी गई संपीड़न शक्ति 64 MPa है, और की अनुमानित नमन शक्ति क्या होगी। आपसे क्या पूछ रहा है, फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ पूछ रहा है, और आपको दिया क्या गया, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आपको दी गई है, ठीक है। यानी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आपको दी है, यानी कि FCK आपको दिया गया है, ओके। और आपसे कंप्रेसिव यानी FCK फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ FCR इक्वल टू FCK अंडर रूट, सॉरी यार 0.7 अंडर रूट FCK होता है, 0.7 अंडर रूट FCK। क्या हो गया इसको भाई, दिक्कत क्या करने लगे। चलिए कोई नहीं, थोड़ी बहुत मिस्टेक हो जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 81 आपसे यही कह रहा था कि फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ आपसे पूछी गई है और आपको दिया गया है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ दी है। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ क्या है, FCK होती है, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। और FCK जब आपको दी है और FCR आपसे पूछ रहा है, तो आप कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं, FCR इक्वल टू 0.7 अंडर रूट FCK। फॉर्मूला लगाएंगे, पुट करेंगे, आंसर आपको आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 82 आपसे कह रहा है IS 456 रिकमेंडेड, IS 456 निम्न की संस्तुति करती है, किसकी, आपको पता है, वर्किंग स्ट्रेस मेथड ऑफ डिजाइन, अल्टीमेट लोड मेथड ऑफ डिजाइन, या लिमिट स्टेट मेथड ऑफ डिजाइन। जो IS 456 है वो सिर्फ वर्किंग स्ट्रेस और लिमिट स्टेट के लिए होता है, अल्टीमेट लोड मेथड नहीं होता है उसमें, ठीक है। IS 456 सिर्फ WSM और LSM के लिए है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं आगे। इसको थोड़ा सा बड़ा करना पड़ेगा, क्योंकि छोटा है, बहुत छोटा, आपको दिख नहीं रहा होगा, है ना। ओके, अब ओके। चलिए देखिए, जो टेट्रापॉड्स होते हैं आर टू बी डिजाइन, देखिए जहाँ टेट्रापॉड ऑप्शन में आ जाए वहाँ आप आंख बंद करके एक्सट्रीम ऑप्शन में लगा सकते हैं, एक्सट्रीम, ठीक है। जहाँ टेट्रापॉड्स होते हैं वहाँ सी अरेबियन, देखिए लिखा है डिजाइन टू कैप ऑन दिस सोर्स ऑफ अरेबियन सी, इट इज एक्सपेक्टेड दैट सी स्ट्रक्चर वुड बी फेस हाई टाइड्स 70% ऑफ द टाइम, ठीक है, लो टाइड्स फॉर द रिमेनिंग 30% ऑफ द टाइम। द एक्सपोजर क्लासेस टू बी कंसीडर्ड फॉर दीज स्ट्रक्चर एज पर IS 456। टेट्रापोड्स होते हैं उसमें क्या है, जो फेस होता है वो सी के कॉन्टेक्ट में रहते हैं, और सी में क्या होता है, सॉल्ट्स प्रेजेंट होते हैं जो हमारी कंक्रीट को बुरी तरीके से अफेक्ट करते हैं। तो दिस इज द एक्सट्रीम कंडीशन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 86 एक्स पर एज पर IS स्पेसिफिकेशन द नॉमिनल कंक्रीट कवर फॉर मॉडरेट, देखिए मॉडरेट के लिए पूछा है नॉमिनल कवर, मॉडरेट एक्सपोजर शुड नॉट बी लेस देन, मॉडरेट में कितना होता है 30 mm, ठीक है। देखिए माइल्ड में 20, मॉडरेट में 30 mm, सीवियर में 45, वेरी सीवियर में 50 एंड एक्सट्रीम में 75, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
assumption that the plane section normal before bending remains normal after bending. ये किसके लिए होता है? जो assumption आपको दिया गया है ये एक assumption है, और assumption इसमें ये बोला गया है कि जो भी हमारी बीम या जो भी स्ट्रक्चर है, ठीक है, लोड लगने से पहले भी लीनियर ही रहता है और बाद में भी लीनियर ही रहता है, ठीक है। यानी कि प्लेन सेक्शन मतलब सेक्शन जो है प्लेन ही रहता है नॉर्मल बिफोर बेंडिंग और चाहे रिमेन्स नॉर्मल आफ्टर बेंडिंग, ठीक है। अब देखिए कैसे, जैसे ये कोई आपकी बीम है सपोज दैट, ठीक है, इसका अगर हम सेक्शन निकालेंगे बेंडिंग दिस, तो क्या करता है, अरे देखिए ये है बीम है आपकी, ऊपर से लोड लगा, ठीक है, इसकी न्यूट्रल एक्सिस दिस, लोड लगेगा तो ये किस टाइप में बदल जाएगी, ऐसे हो जाएगी, कुछ इस तरीके से हो जाएगी। तो इसकी जो न्यूट्रल एक्सिस होगी वो कहाँ होगी, दिस इज न्यूट्रल एक्सिस। ऊपर में क्या आया, कंप्रेशन, नीचे क्या आया, टेंशन, ठीक है। तो इसका जो डायग्राम बनता है दिस इज, इस तरीके से बनता है, दिस इज लीनियर, लीनियर ही बनता है ना। तो बस वही कहा गया है, और ये किस दोनों जो एजम्पशन है वो किस में दिए जाते हैं, ये WSM और LSM दोनों में दिए जाते हैं। तो दिस इज द इन बोथ WS एंड लिमिट स्टेट मेथड ऑफ डिजाइन, ठीक है। एजम्पशंस हैं तो आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि क्या दिया है, कोई भी अनुप्रस्थ काट जो नमन से पूर्व समतल है और नमन के पश्चात भी समतल ही रहता है, मतलब जो आपको दिया है वही है। दूसरा क्या है, वर्किंग स्ट्रेस यानी कार्यकारी सीमा के अंदर कंक्रीट तथा इस्पात यानी कि कंक्रीट एंड स्टील पूर्ण रूप से प्रत्यास्थ माने जाते हैं। क्या माने जाते हैं, इलास्टिक माने जाते हैं, ठीक है। 3 आपसे कह रहा है कार्यकारी भार पर इस्पात और कंक्रीट का प्रतिबल विकृति संबंध एक सीधी सरल रेखा में रहता है। प्रतिबल विकृति यानी शियर स्ट्रेस डायग्राम जो मैंने आपको बनाया, ये बनाया, दिस इज द शियर स्ट्रेस डायग्राम। क्या ये शियर स्ट्रेस डायग्राम है, ओके। 4 क्या कह रहा है, सभी तनन प्रतिबल प्रबलन इस्पात वहन करता है और कंक्रीट इससे पूर्ण मुक्त मानी जाती है। देखिए ये था, इसमें हमने क्या किया, अब जो टेंशन में कंक्रीट हमारी टेंशन में वीक होती है, कंप्रेशन में मजबूत होती है, तो क्या करते हैं, टेंशन में हम क्या डालते हैं, रेनफोर्समेंट, रेनफोर्समेंट डाल दिया। और रेनफोर्समेंट जो टेंशन होती है, देखिए ये दिस इज द न्यूट्रल एक्सिस, ओके, और न्यूट्रल एक्सिस ये क्या है, रेनफोर्सिंग बार्स है। तो न्यूट्रल एक्सिस के नीचे हम क्या कंसीडर करते हैं, हम ये मान लेते हैं कि जो भी इसके नीचे जो लोड आ रहा होगा, जो भी होगा, वो सिर्फ और सिर्फ हमारी जो स्टील होगी वो सहन करती है, मतलब रेजिस्ट करती है, और कंक्रीट यहाँ की कोई रेजिस्टेंस नहीं लेती है। तो और जो न्यूट्रल एक्सिस से ऊपर है वो टोटली कंक्रीट रेजिस्ट करती है, ठीक है। तो यही उसमें लिखा है कि सभी तनन प्रतिबल प्रबलन इस्पात वहन करता है, यानी कि जो टेंशन आता है, जो टेंशन स्ट्रेस आता है, वो टोटली स्टील मतलब स्टील रेजिस्ट करता है, और कंक्रीट जो है उससे पूर्ण मुक्त मानी जाती है, ठीक है। एजम्पशन नंबर 5 क्या कह रहा है, कंक्रीट व इस्पात में अभिलाख प्रत्यास्थ सीमा तक परिपूर्ण होती है। कंक्रीट व इस्पात में अभिलाख प्रत्यास्थ सीमा तक परिपूर्ण होता है। और छठवां आपसे कह रहा है कंक्रीट में दबाते समय प्रबलन इस्पात में किसी भी प्रकार के प्रारंभिक प्रतिबल नहीं होते हैं। जब कंक्रीट में जब हम स्टील डालते हैं तो उसमें कोई स्ट्रेसेस होते हैं, नहीं होते ना, ठीक है। तो इस्पात व कंक्रीट के प्रत्यास्थ मापांकों के अनुपात यानी कि इस्पात और कंक्रीट का जो प्रत्यास्थ मापांक का अनुपात होता है, यानी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का जो रेशियो होता है, दिस इज द एम। और एम को हम लोग क्या कहते हैं, मॉडुलर रेशियो बोलते हैं, है ना। तो एम का एक फार्मूला और ये आपको दिया है, अगर आपको निकालना है, 280 डिवाइड बाई 3 सिग्मा CBC, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 87, द टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट टू बी यूज्ड इन द डिजाइन ऑफ ए रेनफोर्स्ड कंक्रीट मेंबर्स। किससे करते हैं, 0.7 √FC के, ठीक है। टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इज फ्लेक्सर एज पर द IS 45 फार्मूला पूछा है FCR का, 0.7 √FC के होता है 0.7, दिस सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 85, फॉर कंक्रीट ऑफ ग्रेड M50 शॉर्ट टर्म मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी विल बी नियरली। M50 के लिए पूछा है
कंक्रीट की ग्रेड M50 और शॉर्ट टर्म मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी आपसे पूछी है। शॉर्ट टर्म मॉडुलस कितना होता है? 5000 अंडर रूट FC के, FC की वैल्यू 50, अगर यहाँ से 50 आप निकाल सकते हैं 5000 अंडर रूट 50 करके, ठीक है। जो भी आंसर है आप यहाँ पे टिक कर लीजिएगा। चलिए देखिए, आपको ऑप्शन में भी वही किया गया है, सेम टू सेम, ठीक है। यही है सारा, 35,000 ऑप्शन आ रहा है, आंसर आ रहा है लगभग। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अब, जो काफी अच्छा और बेहतरीन क्वेश्चन है। लग रहा है ज्यादा ज्यादा हो गया क्या? ज्यादा जूम हो गया है ना, शायद सही से नहीं दिखेगा। चलिए क्वेश्चन मैं बोल रहा हूँ, आप सुनते रहिएगा, ठीक है। और सुनने से भी आपको पता चलता रहेगा कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। बस आई होप सब दिख ही रहा होगा। क्वेश्चन दिया आपको, वाई स्टील इज कॉमनली यूज्ड एंड अ गुड रेनफोर्समेंट मटेरियल। मतलब जो स्टील हम यूज करते हैं, क्यों यूज करते हैं, किस लिए ये अच्छी मटेरियल है, किसके लिए? रेनफोर्समेंट के लिए। तो क्यों है? तो इट इज अ चीपली अवेलेबल इन बल्क, मतलब अच्छी, मतलब बहुत जल्दी मिल जाती है और अच्छे, ज़्यादा से ज़्यादा जितना चाहो उतना उपलब्ध रहती है, जब चाहो तब। थर्मल कॉफिशिएंट इज नियरली इक्वल टू कंक्रीट, मतलब जो इसका थर्मल कॉफिशिएंट होता है वो एक नियरली, मतलब आसपास ही, कंक्रीट के आसपास रहता है, ठीक है, हाँ रहता है। कि तभी हम इसको यूज करते हैं क्योंकि इसका थर्मल कॉफिशिएंट जो है वो एक, मतलब लगभग बराबर होता है कंक्रीट के, इसीलिए हम स्टील यूज करते हैं। इट पॉसेसेस नाउ, सॉरी, थर्मल कॉफिशिएंट इज नियरली इक्वल टू कंक्रीट, बिल्कुल सही। इट पॉसेस लो टेंसाइल स्ट्रेंथ, ये कम तनन सामर्थ्य रखता है, ठीक है। नहीं यार, टेंशन में तो इसे हम यूज ही करते हैं भाई, टेंशन वियर करने के लिए तो स्टील यूज करते हैं, तो टेंशन में अच्छी होती है ये। इट डेवलप्स गुड बॉन्ड विद कंक्रीट, हाँ ये गुड बॉन्ड प्रोवाइड करता है, ये है। तो दिस इज द ए, ए इज द राइट, बी राइट एंड डी राइट, तो ए बी एंड डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ट्विस्टेड बार हैज अबाउट डॉट 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 मोर यील्ड स्ट्रेसेस देन ऑर्डिनरी माइल्ड स्टील बार। जो ट्विस्टेड बार होती हैं वो ऑर्डिनरी माइल्ड स्टील के कितने परसेंट ज़्यादा यील्ड स्ट्रेंथ प्राप्त रखती हैं? तो दिस इज द, आई 60% होता है, ठीक है, याद रखिएगा 60% होता है, लेकिन इस ऑप्शन में आपको 60% नहीं दिया गया, आपको 50% दिया है, तो नियर अबाउट हम इसको टिक करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इज अबाउट 10 to 15% एट इट्स टेंसाइल स्ट्रेंथ। अब ये ट्रू फॉल्स है। देखिए कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, जो कंक्रीट की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है वो 10 से 15% होती है टेंसाइल स्ट्रेंथ की। नहीं भाई, ये उल्टा दे दिया है, समझ में आया? जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है वो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की 10 to 15% होती है, तो दिस इज द फॉल्स। चलिए नेक्स्ट, देखिए आप लोगों को सारी चीजें समझ में आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं? अगर आप लोग अच्छे से पढ़ रहे हैं, देखिए ये सारे क्वेश्चन सभी एग्जाम से रिलेटेड है ना। तो अगर आप इतना पढ़ लेंगे तो कोई भी एग्जाम देने जाएंगे तो आप बहुत अच्छी तरीके से उसको क्रैक कर पाएंगे, ठीक है। काफी बेनिफिशियल वीडियो है ये। चलिए क्वेश्चन नंबर 90 आपसे क्या कह रहे हैं? इन रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट स्ट्रक्चर द स्टील रेनफोर्समेंट कंसिस्ट ऑफ, यानी कि जो रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट होती है उसमें स्टील रेनफोर्समेंट ड होती है, कैसी? डिफॉर्म्ड बार के रूप में, कोल्ड ट्विस्टेड बार के रूप में, माइल्ड स्टील एंड मीडियम टेंसाइल स्ट्रेंथ के रूप में। देखिए जैसा स्ट्रक्चर होता है वैसे हम बार्स डालते हैं, ठीक है। डिफॉर्म बार बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स में डालते हैं, ठीक है, डिफॉर्म बार भी यूज करते हैं, कोल्ड ट्विस्टेड बार भी यूज करते हैं, एंड माइल्ड स्टील एंड मीडियम टेंसाइल स्टील भी हम यूज करते हैं। तो दिस इज डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 94, द कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन ऑफ कंक्रीट इज नियरली इक्वल टू, जो कोफिशिएंट, मतलब इसमें पूछ यही बात बोली है जो मैंने अभी आपको पिछले अभी कुछ देर पहले बताई है, कि कंक्रीट का थर्मल, वो कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन होता है वो स्टील के लगभग होता है। तो इसमें वही पूछा है किसके लगभग होता है, किसके बराबर होता है, दिस इज द स्टील, ओके।
नेक्स्ट 95 द यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ Fe 415 स्टील इन MPa वुड बी अ मिनिमम ऑफ, कितना होना चाहिए? 415 के लिए पूछा है तो जो इसकी यील्ड स्ट्रेंथ होगी 415 ही होगी भाई, ठीक है। इसमें अगर हम निकालना चाहें तो आप ऐसे निकाल सकते हैं, आपको 415 के लिए जो इसकी पराभव सामर्थ्य, ठीक है, 415 होगी। अगर हम इसे वर्किंग स्ट्रेस मेथड में निकालेंगे, वर्किंग स्ट्रेस निकालेंगे इसकी, तो क्या करते हैं 415 डिवाइड बाई सेफ्टी फैक्टर, किसके निकालना है? स्टील की है ना, तो स्टील में कितना होता है 1.78, तो 1.78 से इसका डिवाइड कर देंगे तो एक्चुअली इसमें देखिए ये आया हुआ है ना, तो क्या 230 MPa होती है वर्किंग स्ट्रेस की वैल्यू। एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, जो WSM होता है इसमें जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेते हैं हम लोग, कंक्रीट के लिए लेते हैं 3 और स्टील के लिए लेते हैं 1.78, ये WSM में है। और LSM में जो है वो कंक्रीट के लिए लेते हैं हम लोग 1.5 और स्टील के लिए लेते हैं 1.15, ठीक है। चलिए, ओके दिस इज कंप्लीट, चलते हैं नेक्स्ट पे। ओके देखिए क्वेश्चन नंबर 96 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड assumptions इज वर्किंग स्ट्रेस मेथड फॉर रेनफोर्स कंक्रीट डिजाइन, मतलब जो एजम्पशन आपको दिए हुए हैं वो कौन सा एजम्पशन वर्किंग स्ट्रेस मेथड का नहीं है, ठीक है। इज नॉट पूछा है, देखिए यही इज नॉट, ओके। तो प्लेन सेक्शन रिमेन्स बिफोर प्लेन बिफोर एंड आफ्टर बेंडिंग, ये तो होता है, ठीक है। बॉन्ड बिटवीन स्टील एंड कंक्रीट इज परफेक्ट, ये भी है। टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट कैन नॉट बी इग्नोर्ड, टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इग्नोर नहीं करते हैं भैया, कर देते हैं इग्नोर, क्योंकि जो टेंसाइल स्ट्रेंथ तो कौन रेजिस्ट कर रहा है, स्टील रेजिस्ट कर रही है, ठीक है। तो ये नहीं है एजम्पशन इसका, और कंक्रीट इज इलास्टिक ये एजम्पशन है। तो इसमें यही पूछा है कौन सा नहीं है, तो आपको आंसर मारना है सी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 99, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, द टेस्ट रिजल्ट ऑफ द सैंपल शैल बी द एवरेज ऑफ द स्ट्रेंथ एक्स स्पेसिमेन, मतलब कितने स्पेसिमेन हम लेते हैं, ठीक है। द इंडिविजुअल वेरिएशन शुड नॉट बी मोर देन, और जो इंडिविजुअल वेरिएशन होंगे स्ट्रेंथ के लिए, कि मतलब वेरिएशन का मतलब है कि इसकी 15, इसकी 18, इसकी 19, मतलब स्ट्रेंथ जो भी होगी 5% ऑफ द एवरेज, यानी कितने परसेंट होती है, ओके, और कितने क्यूब में होती है। तो आपको पता होना चाहिए, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 3 सैंपल होते हैं 15 होती है, कितना, तो बाई लेते हैं 15, यानी कि कंक्रीट के अभिलाषक सामर्थ्य के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। नमूने की परीक्षण सामर्थ्य का अर्थ x नमूने लेते हैं, मतलब 3 नमूने की औसत सामर्थ्य है, और एक नमूने की सामर्थ्य में औसत सामर्थ्य जो लेते हैं एक नमूने के पूछा है, एक नमूने के मतलब 1 सैंपल की जो प्लस माइनस 15% तक वेरी करवा लेते हैं, ठीक है। तो क्या हो गया 15, ये कितने सैंपल लेते हैं 3, तो 3 और 15, डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 100 का, द मिनिमम ग्रेड ऑफ रेनफोर्स कंक्रीट इन सी वाटर एज पर, सी वाटर में कौन सा यूज करते हैं, M30, ठीक है। चलिए, और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 97, क्वेश्चन नंबर 97 क्या कह रहा है आपसे, क्वेश्चन नंबर 97 कह रहा है कि व्हाट विल बी द एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी फॉर अ कंक्रीट फॉर अ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 25, ठीक है। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी आपको और कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आपको दी है, तो आप निकाल सकते हैं किससे, 5000 अंडर रूट एफ सी के से, ठीक है, तो निकल आएगी। और 2-3 क्वेश्चन इसमें वही मैंने आपको बताया था थ्योरी में ही कि काफ़ी मतलब इसमें से एक छोटे से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ओके, न्यूमेरिकल टाइप में। ये न्यूमेरिकल टाइप की है, लेकिन इसे न्यूमेरिकल नहीं कहेंगे, इसे एमसीक्यू ही कहेंगे, क्योंकि डायरेक्टली फॉर्मूले में वैल्यू पुट करो और आंसर लो। नेक्स्ट 101, द कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इज डिफाइंड एज दैट स्ट्रेंथ बिलो विच नॉट मोर देन, कितने से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, दिस इज द 5%, ठीक है, कितना 5%। कंक्रीट की अभिलाक्षणिक सामर्थ्य को उस सामर्थ्य से परिभाषित किया जाता है जिसके नीचे 5% से ज़्यादा परीक्षणों का परिणाम के होने की संभावना नहीं होती,
यानी कि अब देखिए इसको मैं समझा देता हूँ। जैसे सपोज दैट हमने 100 सैंपल तैयार किए और 100 सैंपल में से हमारे 95 सैंपल ऐसे हैं जिनकी स्ट्रेंथ लगभग बराबर आ रही है और 5 सैंपल ऐसे हैं जिसकी स्ट्रेंथ काफ़ी वेरिएशन कर रही है या कम आ रही है। ठीक है, तो क्या करते हैं हम लोग, जो 95% इक्वल स्ट्रेंथ आ रही है तो उसको हम मानते हैं, जैसे कि M25 हमने लिया, M25 ग्रेड की कंक्रीट यूज़ की और इसकी स्ट्रेंथ 25 ही आ रही है 95% सैंपल्स की, तो हम उसको 25 मान लेते हैं। 5% जो सैंपल हैं जो डिस्टर्ब कर रहे हैं तो उनसे कोई प्रॉब्लम, हाँ 5% से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, लेकिन क्या होता है 5% से ज़्यादा सैंपल हमारे डिस्टर्ब नहीं करने चाहिए। तो इसमें वही है कि 5% ज़्यादा परीक्षणों का परिणाम में होने की संभावना नहीं होती है। ठीक है, तो दिस इज द 5%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द मिनिमम यील्ड स्ट्रेंथ एमपी एफई 400, सॉरी एफई 500 के 500 के लिए पूछा है भाई, यील्ड स्ट्रेंथ कितना होती है, 500 होती है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए आज पूरे 2 चैप्टर कंप्लीट कर देंगे और डेली वीडियो में अपलोड करता रहूँगा, है ना। आप चाहे लाइव देख रहे हो और चाहे रिकॉर्डेड फॉर्म में देखते हैं, ठीक है, वीडियो को, तो आप लोग क्या करेंगे, कमेंट जरूर करेंगे। ठीक है, कमेंट लाइक शेयर जरूर करेंगे और शेयर जरूर कर दीजिएगा जिससे कि आप लोगों को आगे की नोटिफिकेशंस मिलते रहें। चलिए क्वेश्चन नंबर 104, व्हेन HYSD बार आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ माइल्ड स्टील बार द बॉन्ड स्ट्रेंथ। देखिए माइल्ड स्टील की जगह अगर HYSD बार यूज कर रहे हैं तो उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होती है, इंक्रीज करेगी ना। ओके, मिनिमम थिकनेस ऑफ मेन स्टील मेंबर्स नॉट एक्सपोज टू वेदर, मिनिमम थिकनेस ऑफ मेन स्टील रेनफोर्समेंट, वो मेन स्टील मेंबर नॉट एक्सपोज टू वेदर कितना होता है, 6 मीटर। जो यानी इस्पात के मुख्य अवयव जो ऋतुओं में यानी कि जो किसी सीजन में रक्षित हो, उसकी न्यूनतम मोटाई जो रखते हैं हम लोग वो 6 मीटर 6 mm तक रखते हैं। ठीक है, देखिए इस्पातीय छड़ का व्यास जो स्टील हम यूज करते हैं 6 mm से लेकर 50 mm तक होता है। ठीक है, इन छड़ों की लंबाई 13 मीटर होती है और प्रतिबलों का संकेंद्रित रोकने के लिए प्रबलन इस्पात का सतही क्षेत्रफल न्यूनतम रखा जाता है और इसके कोने नहीं होते हैं। ओके, ये क्वेश्चन याद रखिएगा, इसको शायद बहुत छोटा दिख रहा होगा, मैं इसको थोड़ा और जूम कर देता हूँ। ओके, चलिए मिनिमम थिकनेस ऑफ मेन स्टील मेंबर्स की पूछा है, जो मेन स्टील मेंबर्स होते हैं उसकी मिनिमम थिकनेस कितनी होती है, 6 mm होती है। ठीक है, जो स्टील हम डालते हैं, ठीक है, उसकी जो थिकनेस होती है 6 mm और कितने mm तक होती है, 50 mm तक होती है। मिनिमम पूछा है तो आप 6 पे टिक करेंगे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 106, FE 415 इन RCC कंस्ट्रक्शन इम्प्लाइज, जो FE 415 होते हैं RCC में यूज करते हैं वो क्या होती है, HYSD बार्स होती है। तो दिस इज द HYSD बार, HYSD बार FE 415 और FE 500 होती है दोनों। ठीक है, कौन सी, HYSD, तो बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट इज, अब आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन हमारा एक बचा है जो हमसे क्या कह रहा है, डक्टिलिटी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मैक्सिमम, मतलब डक्टिलिटी किसकी ज्यादा होती है। डक्टिलिटी उसकी ज्यादा होगी जिसमें कार्बन कंटेंट सबसे ज्यादा होगा। माइल्ड स्टील, कॉस्ट आयरन, रॉट आयरन, पिग आयरन, आप ये बताइए कि सबसे ज्यादा कार्बन कंटेंट किसमें होता है। जिसमें ज्यादा कार्बन कंटेंट होगा वो ज्यादा डक्टाइल मटेरियल होगा। ओके, देखिए देख लेते हैं इसमें, पिटवा लोहे की तन्यता सबसे अधिक होती है क्योंकि इसमें कार्बन की मात्रा सबसे कम, अरे सॉरी 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 सॉरी, मैं अपोजिट बोल गया था। क्या होता है, जिसमें कार्बन परसेंटेज कम होता है उसकी डक्टिलिटी उतनी ज्यादा होती है। ठीक है, तो दिस इज द 0.15% पिटवा लोहा, यानी कि क्या बोलते हैं इसको, पिटवा लोहा को रॉट आयरन। ठीक है, सी इज द राइट आंसर, मतलब निम्नलिखित में किसमें कार्बन का अंश सबसे कम होता है, सबसे कम होता है रॉट आयरन में। और निम्न में से किसकी तन्यता अधिकतम होती है, तन्यता मतलब डक्टिलिटी, अगर डक्टिलिटी ज्यादा होगी तो कार्बन कंटेंट
कम होगा। और रॉट आयरन में सबसे कम कार्बन परसेंटेज होता है और ये सबसे ज़्यादा डक्टाइल मटेरियल होता है। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइल्ड स्टील हैज़ यंग मॉडुलस ऑफ। माइल्ड स्टील का यंग मॉडुलस कितना होता है? 2.1 इंटू 10⁵ अब इसमें से देख लीजिए, न्यूटन पर एम एम स्क्वायर। सो डी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए। अगर कोई भी क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं भाई। ठीक है, कमेंट करके आप डाल दीजिए, मैं आप लोगों के लिए स्पेशली वीडियो बना के डाल दूंगा। जिस दिन डाउट हो जाएंगे इकट्ठे सारे आप लोगों के, मतलब मैं दूसरे ही दिन जब क्लास लेक्चर लूंगा तो उससे पहले ही आपको सारे डाउट क्लियर करने के बाद ही आगे का लेक्चर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए। क्वेश्चन नंबर 108 क्या बोलता है? अल्टीमेट लोड मेथड ऑफ डिजाइनिंग ए आरसीसी स्ट्रक्चर विद रेस्पेक्ट टू इलास्टिक थ्योरी मेथड। इलास्टिक थ्योरी मेथड से इससे क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन फिर भी एक कर लीजिए, मोर इकोनॉमिकल होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टील कोरोडेज इज एक्सपोजर ऑफ एयर एंड मॉइस्चर। एयर और मॉइस्चर में और रस्ट तीनों से एक्सपोज है। स्टील कोरोडेज इन एक्सपोजर ऑफ एयर मॉइस्चर एंड रस्ट। ठीक है, तब क्या करेंगे? तो स्टील में स्टील के आयतन को 2.5 गुना बढ़ा देंगे। जब उस पर जंग लग जाती है, देखिए वायु और आर्द्रता में उदासित स्टील संचारित होता है और उस पर लगा जंग, जो स्टील पर जंग लग जाती है तो उसके क्या होता है, वॉल्यूम का, जो स्टील के वॉल्यूम का 2.5 गुना बढ़ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, लोड फैक्टर इज डिफाइंड एज द रेशियो। लोड फैक्टर को डिफाइन कीजिए। लोड फैक्टर होता है एवरेज लोड और टू मैक्सिमम लोड। ये जो लोड फैक्टर होता है, लोड फैक्टर इज इक्वल टू एवरेज लोड डिवाइड बाई मैक्सिमम लोड। ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द लोड फैक्टर। नेक्स्ट है आपका, प्लेन सीमेंट कंक्रीट इज स्ट्रॉन्ग इन टेकिंग। क्वेश्चन पूछ रहा है, क्या कह रहा है क्वेश्चन? 110, प्लेन सीमेंट कंक्रीट इज स्ट्रॉन्ग इज टेकिंग। जो प्लेन सीमेंट कंक्रीट होती है किस में स्ट्रॉन्ग होती है? आपको पता है, कंप्रेशन में स्ट्रॉन्ग होती है। ठीक है, और ये क्वेश्चन है, द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी आपको पता है 5000 रूट एफ सी के। ये क्वेश्चन आप कर सकते हैं खुद से ही, और द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इसमें भी वही क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें देखिए 5000 नहीं दिया है, यानी कि ऑप्शन में ना 5000 अंडरूट एफ सी के होता है, इसमें कहीं नहीं दिया है। आपसे 1978 के अकॉर्डिंग आप लगा सकते हैं 5700 अंडरूट एफ सी के। ठीक है, चलिए। अब जो रिपीटेड क्वेश्चन होंगे मैं उसको छोड़ता चलूंगा, और जो नए क्वेश्चन होंगे उसको मैं आपको बताता चलूंगा। ठीक है, चलिए। पहला क्वेश्चन है आपका, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑर्गेनिक सॉलिड्स इन वाटर वी यूज टू रेनफोर्स। देखिए ऑर्गेनिक सॉलिड्स के लिए पूछा, ऑर्गेनिक कितना होता है? 200 mg पर लीटर। जो वाटर यूज करते हैं उसमें जो परमिसिबल लिमिट होती है ऑर्गेनिक की, वो कितनी थी? 200 mg पर लीटर। ठीक है, और फॉर आरसीसी कंस्ट्रक्शन द मैक्सिमम साइज ऑफ कोर्स एग्रीगेट इज लिमिटेड। दोनों क्वेश्चन काफी अच्छे हैं। 200 mg होता है किसके लिए? ऑर्गेनिक सॉलिड्स के लिए। इनऑर्गेनिक के लिए कितना था? 2000 mg पर लीटर। ठीक है, और फॉर आरसीसी कंस्ट्रक्शन द मैक्सिमम साइज ऑफ कोर्स एग्रीगेट। आरसीसी कंस्ट्रक्शन में मैक्सिमम साइज जो कोर्स एग्रीगेट के नॉर्मली लेते हैं, मैक्सिमम साइज तो हम 40 mm तक ले सकते हैं, लेकिन इसमें जो नॉर्मली आरसीसी कंस्ट्रक्शंस में तो इसे 20 mm। ठीक है, एग्रीगेट का साइज। क्वेश्चन नंबर 118, द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील इज मोर देन ऑन कंक्रीट, इट इंडिकेट दैट स्टील। क्या इंडिकेट करता है ये स्टील में? जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होती है स्टील की, अगर ज़्यादा हो कंक्रीट से तो क्या इंडिकेट करता है? दिस इंडिकेट करता है मोर इलास्टिक। ठीक है, क्या मोर इलास्टिक मटेरियल है ये। द थर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट ऑफ स्टील। स्टील का थर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट कितना होता है? 10 वो
12 सी इज द राइट आंसर। 12 इंटू 10⁻⁻6 पर डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका स्टील ऑफ यील्ड स्ट्रेंथ, आपको दिया 400 MPa has been used in a structure. What is the value of the maximum allowable tensile strength? फॉर्मूला होता है जो मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेंथ अलाउबल होती है यील्ड स्ट्रेंथ अपॉन फैक्टर ऑफ सेफ्टी। किसके लिए पूछा है? स्टील के लिए। तो स्टील का फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना होता है? 1.78। तो हम क्या करेंगे? 400 को 1.78 से डिवाइड कर देंगे, तो दिस इज द टेंसाइल स्ट्रेंथ। आंसर आ जाएगा आपका 240 MPa। दिस इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 117 क्या कह रहा है? व्हाइल एस्टिमेटिंग ए रेनफोर्स्ड सीमेंट स्ट्रक्चर द omitted cover of concrete is assumed, मतलब सुदृढ़ीकरण सीमेंट संरचना का अनुपात लगाते समय हटाए गए कंक्रीट के कवर को स्वीकृत किया जाता है। एजम्पशन वो स्टेटमेंट दिया आपको, अब बताइए स्टेटमेंट कौन कौन से सही है। पहला स्टेटमेंट आपसे क्या कह रहा है? एट द एंड ऑफ रेनफोर्सिंग बार नॉट लेस देन 25 mm और ट्वाइस द डायमीटर ऑफ द बार। जो एंड ऑफ द रेनफोर्समेंट बार, एंड में जो रेनफोर्समेंट बार प्रोवाइड करते हैं वो 25 mm से कम ना हो, या फिर जो डायमीटर हम बार यूज कर रहे हैं उससे दुगनी, जो एंड ऑफ रेनफोर्समेंट बार होगी उससे दुगनी होनी चाहिए जो हम जो बार यूज कर रहे हैं उसकी, या फिर 25 mm से कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, सेकंड आपसे कह रहा है इन थिन स्लैब में 12 mm मिनिमम और डायमीटर ऑफ बार विच इज मोर। देखिए थिन स्लैब में क्या है, ये आपसे पूछा एंड ऑफ रेनफोर्समेंट बार, मतलब रेनफोर्समेंट बार के लास्ट में। ये आपसे पूछ रहा है इन थिन स्लैब, पतले स्लैब्स होते हैं उसमें या तो जो रेनफोर्समेंट डालेंगे या 12 mm की डालेंगे, या फिर जो डाया ऑफ बार यूज कर रहे हैं उतना होना चाहिए डी, यानी 12 mm और डी जो दोनों में से ज्यादा हो, विच एवर इज मोर। थर्ड है फॉर रेनफोर्समेंट, मतलब रेनफोर्समेंट लॉन्गिट्यूडनल बार इन अ बीम, लॉन्गिट्यूडनल बार बीम में डालते हैं हम, या उसका साइज 25 mm मिनिमम, या डाया ऑफ द लार्जेस्ट बार, जो सबसे बड़ी बार होगी उसके डी का साइज बताएंगे। तो क्या होना चाहिए उसमें आंसर, बताइए आप लोग। देखिए इसका जो आंसर होगा वो होगा तीनों इसके सही है। ये स्टेटमेंट आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। जो एंड ऑफ एनफोर्समेंट वार होता है ना, जो उसमें हम कंक्रीट कवर यूज करते हैं, कवर ऑफ कंक्रीट इज एज्यूम, तो कितना होता है एंड ऑफ रेनफोर्सिंग वार, या तो 25 लेंगे या फिर ट्वाइस यानी 2D लेंगे। डी इज द डाई ऑफ बार, जो दोनों में से ज्यादा होगा, विच एवर इज मोर, विच एवर इज मोर। और थिन स्लैब में 12 mm, या फिर जो डाया यूज कर रहे हैं, जो सॉरी सरिया यूज कर रहे हैं उसका डाया, ठीक है, दोनों में से जो ज्यादा होगा। और फिर रेनफोर्समेंट रेनफोर्सिंग में सॉरी रेनफोर्सिंग लॉन्गिट्यूडनल बार इन अ बीम, बीम में कैसे यूज करेंगे, या तो 25 mm यूज करेंगे, या जो सबसे बड़ी बार होगा उसका डी यानी उसका डाया, तो दोनों में से जो ज्यादा होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन का अब नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होने जा रहा है, और नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से कहूँगा कि आप लोग लाइक शेयर जरूर कर दीजिए भाई, शेयर कर दीजिए आप लोग अपने अपने फ्रेंड्स के ग्रुप में, और लाइक करना तो भूलिएगा ही नहीं, है ना, क्योंकि आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं हम लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर, चैप्टर नंबर 2 है ये, और चैप्टर नंबर 2 में पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है ए बीम ऑफ 250 mm विड्थ इज रेनफोर्स्ड विद Fe 415 ग्रेड ऑफ द कंक्रीट M25। देखिए आपको क्या क्या दिया है, ग्रेड ऑफ द कंक्रीट दिया है, Fe 415 आपको बता दिया है कि क्या होगा, और बीम का जो विड्थ दिया है वो 250 mm दे दिया। आपसे पूछा गया है अल्टीमेट मोमेंट एक्टिंग एट द सेक्शन इज 138 kN per meter, what must be the minimum effective depth such that it is safe in limit state of flexure। ठीक है, लिमिट स्टेट ऑफ फ्लेक्सर में सेव करना है, इसको कैसे करेंगे अब देख रहे हैं। देखिए एमयू लिमिट आपको एमयू दिया है आपको 138 kN मीटर, इसको क्या करेंगे न्यूटन में कन्वर्ट किया पहले, तो आ गया हमारा 138 इंटू 10⁶ न्यूटन पर एम। अभी आपको दिया ये बिट कितना हो गया 250 mm, Fe 415 दिया हो और M25, ठीक है।
क्यों निकालेंगे आपको पता है, Fe415 के लिए 138 FCK होता है, और MU लिमिट की वैल्यू जो होती है देखिए Fe250 के लिए है 0.148 FCK VD², और Fe415 के लिए होती है 0.138, और 500 के लिए होगा, Fe500 के लिए 0.136, कितना होता है 0.136 FCK VD²। ठीक है, इसी तरह K की वैल्यू भी हम रखते हैं, 250 के लिए 0.53, 415 के लिए 0.48, और 500 के लिए 0.46। क्या देख MU क्या होता है QVD², Q की वैल्यू आपने रख दी, ठीक है, Q की वैल्यू आपके आ गई 0.138 FCK। FCK कितना है, कौन सी ग्रेड यूज कर रहे हैं हम लोग M25, तो FCK कितना हो गया 25, तो Q यहाँ से निकल आया हमारा। ठीक है, Q की वैल्यू निकल आई, तो जब D निकालेंगे तो इस फॉर्मूले में रखेंगे, देखिए MU इक्वल टू QVD², देखिए यहाँ लिखते हैं QVD² है MU, तो Q की वैल्यू आपके पास आ चुकी है, कितनी है Q की वैल्यू 3.45। आपको निकालना क्या है, D डेप्थ निकालना है, B आपको पता है B कितना था 250, D को क्या करेंगे मतलब कन्वर्ट कर लेंगे, तो D² इक्वल टू यह आपका जो फॉर्मूला बन जाएगा MU डिवाइड बाई Q अपॉन B। MU का फॉर्मूला MU निकला हमारा, MU आपको दिया है 138 है ना, 138 किलो न्यूटन, न्यूटन में कन्वर्ट किए तो आ गया 138 इंटू 10⁶ डिवाइडेड बाई 3.45, एंड देखिए 250, ये रूट कहाँ से आ गया, जब स्क्वायर था D² है, और D² को जब D का स्क्वायर हटाएंगे सामने डालेंगे तो क्या होगा, अंडर रूट हो जाएगा, ये अंडर रूट में बदल गया। अब इसे कन्वर्ट करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा, सॉल्व करेंगे तो 400। तो दिस इज द डेप्थ निकल के आ गई हमारी कितनी 400 mm। ठीक है, समझ में आया, चलिए अरे यार, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 124, फॉर डिफॉर्म्ड बार कंफर्मिंग टू IS 1786 the design bond strength in limit state method shall be। चलिए स्टार्ट करें। देखिए 124 क्या है, फॉर डिफॉर्म्ड बार कंफर्मिंग टू IS 1786 द डिजाइन बॉन्ड स्ट्रेस इन लिमिट स्टेट मेथड shall be, कितना होना चाहिए, तो दिस इज द इंक्रीज बाई 60% होता है बॉन्ड स्ट्रेंथ जो डिफॉर्म बार यूज करते हैं, और जो नॉर्मल बार यूज करते हैं, तो जो डिफॉर्म बार होती है वो नॉर्मल बार से 60% ज़्यादा स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर सकती हैं, तो दिस इज द 60% इंक्रीज, और बॉन्ड स्ट्रेंथ भी उनकी 60% ज़्यादा होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है, फॉर ए RCC बीम इन द लिमिट स्टेट डिजाइन इन फ्लेक्सर, फ्लेक्सर में लिमिट स्टेट डिजाइन करनी है, द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, लिमिटिंग वैल्यू है डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस Fe 415 के लिए, Fe 415 के लिए पूछा है, तो 415 का आपको पता है कितना होता है 0.48 D, Fe द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। ओके, Fe 250 के लिए मैंने भी आपको बताया जो लेते हैं हम 0.53 D। ठीक है, Fe 415 के लिए 0.48 D, Fe 500 के लिए 0.46 D। ठीक है, एक्सयू लिमिट की वैल्यू, अगर MU लिमिट की वैल्यू निकालेंगे 0.149 VD² FCK या FCK VD² या 0.138 0.133, याद रखिएगा तीनों वैल्यूज इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द वेरी फर्स्ट क्रैक दैट ऑकर्स इन एनी RCC मेंबर स्पेशली इफ कंस्ट्रक्टेड ड्यूरिंग समर। गर्मियों के सीजन में जब हम कंस्ट्रक्शन करते हैं तो एक छोटा सा क्रैक आता है, उसे हम क्या कहते हैं, वेरी स्मॉल क्रैक। ठीक है, व्हाट इज द वेरी स्मॉल क्रैक द ऑकर्स इन द एनी RCC मेंबर स्पेशली इफ कंस्ट्रक्टेड ड्यूरिंग समर। ठीक है, क्यों आता है, क्योंकि वो सिंकेज क्रैक होता है, उस क्रैक को क्या कहते हैं हम, सिंकेज क्रैक होता है। ठीक है,
नेक्स्ट, द वर्किंग स्ट्रेस मेथड इज आल्सो नोन एज वर्किंग स्ट्रेस मेथड को और हम क्या कह सकते हैं, वर्किंग स्ट्रेस मेथड को हम कहते हैं इलास्टिक मेथड। ठीक है, क्या कहते हैं, इलास्टिक मेथड भी बोलते हैं। सी इज द राइट आंसर। चलिए, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, है ना। तो अब ये नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से क्वेश्चन नंबर 127 से। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू एंड सो मच।